आपका नेक्स्ट टॉपिक है दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। जब हम किन्हीं भी दो चालकों को जोड़ते हैं तो उनमें कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं, जैसे उनका जो विभव है उनके ऊपर पहले V1 और V2 हो सकता था दोनों आवेशों पर या दोनों चालकों पर। अब जोड़ने के पश्चात उनका विभव बराबर हो जाता है और उभयनिष्ठ विभव बन जाता है, उसको हम V मान सकते हैं। तो ऐसे ही हम दो चालक ले रहे हैं, ऐसे ही हम दो चालक ले रहे हैं जिनकी पहली धारिता C1 व C2, प्रथम विभव V1 व V2 है। तब पहले चालक पर आवेश Q1 इक्वल टू C1 V1 होगा। सूत्र के अनुसार पहले चालक पर आवेश Q1 इक्वल टू C1 V1 होगा और दूसरे चालक पर आवेश Q2 इक्वल टू C2 V2 होगा। अभी हमने इन चालकों को जोड़ा नहीं है, जिससे कि कोई भी राशि यहां पर परिवर्तित नहीं होती है। पहला चालक कोई ये हो सकता है मान लीजिए, दूसरा चालक कोई ये हो सकता है, इसकी धारिता C1, दूसरे चालक की धारिता C2। धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। यह चालक A है और यह चालक B है। अब हमने क्या किया, इन दोनों पर क्योंकि आवेश है, पहले का आवेश हमने ज्ञात कर दिया है, Q1 इक्वल टू C1 V1 है, Q2 इक्वल टू C2 V2 है। दोनों ही चालकों पर अलग अलग आवेश उत्पन्न यहाँ पर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को एक पतले तार के द्वारा जोड़ देते हैं। पतले तार के द्वारा जब हम जोड़ देते हैं तो विभव उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और यह तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव बराबर नहीं हो जाता। ये समानता का एक नियम भी होता है। समानता के नियम के अनुसार जब हम किन्हीं भी दो अलग अलग वोल्टेज वाली वस्तुओं को या चालकों को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका विभव उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर तो प्रवाहित होते हुए तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को समान विभव कहते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ विभव उन दोनों चालकों के ऊपर उत्पन्न हो जाता है। चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, यद्यपि आवेशों की कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 ही बनी रहती है। दोनों चालकों पर आवेशों की कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 ही बनी रहती है, अतः उभयनिष्ठ विभव लिखेंगे। जोड़ने के पश्चात चालकों पर उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव सूत्र है V इक्वल टू Q अपॉन C। ये तो कॉमन फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ पर दो चालक है, पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। पहले का विभव V1 है, दूसरे का विभव V2 है, लेकिन इनको क्षण भर के लिए तार से कनेक्टेड कर दिया जाता है, जिसके कारण इनका जो विभव है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। विभव बराबर होने के पश्चात इनका जो उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न होता है वो V हो जाता है दोनों ही चालकों पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं Q1 और Q2, तो हम लिखेंगे कुल आवेश
कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि दो चालक हमने प्रयोग किए हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर तीन चालक भी प्रयोग कर सकते हैं, तीन से अधिक और भी अन्य चालक यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो उन सब के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर Q1 के स्थान पर Q1 की वैल्यू और Q2 के स्थान पर Q2 की वैल्यू, तो ये सूत्र हो जाएगा Q1 के स्थान पर C1V1 प्लस ऐसे यहाँ पर इसके स्थान पर C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यह उभयनिष्ठ विभव का सूत्र उत्पन्न हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र ये उत्पन्न हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव। आप इसको बड़े कोष्टक में बंद कर सकते हैं और इसी को समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। आगे जब हम इस आर्टिकल को हल करेंगे तो हमें इस वैल्यू की आवश्यकता पड़ने वाली है। उभयनिष्ठ विभव आपने ज्ञात कर लिया। अब माना कि आवेशों का पुनर्वितरण होने से चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है, क्योंकि जोड़ने के पश्चात विभव परिवर्तित होकर दोनों ही चालकों का V हो चुका है। पहले पर V1 था, दूसरे पर V2 था, लेकिन क्षण भर के लिए इनको जोड़ दिया है। जोड़ने के पश्चात क्या होगा, इनका विभव V1 V2 से परिवर्तित होकर उभयनिष्ठ हो जाता है। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन हो जाता है, अर्थात दोनों ही चालकों पर बिल्कुल बराबर बराबर विभव उत्पन्न हो जाता है। और ये क्रिया कब तक चलती है भाई, मान लीजिए पहले चालक का विभव दूसरे चालक से अधिक है, पहले चालक का विभव दूसरे चालक से अधिक है, तब उस कंडीशन में जो विभव का प्रवाह होगा या आवेश का प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, अर्थात V1 से V2 की तरफ। जो यहाँ पर पहला चालक है A, उससे दूसरे चालक की तरफ आवेश का प्रवाह होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों पर विभव बराबर नहीं हो जाता। सीधी सी बात है, इसे संतुलन का नियम भी कहते हैं। और जब दोनों ही चालकों पर विभव बराबर हो जाता है तो इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं, और उत्पन्न होने वाले विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब क्या किया है हमने, जोड़ दिया है। जोड़ने के पश्चात जो पहला चालक है उससे उस पर उत्पन्न आवेश घटकर Q1 डैश हो जाता है। तब अब चलिए मैं इसको यहां कर देता हूं, क्योंकि जगह चाहिए, काफी बड़ा आर्टिकल भी होने वाला है। लिखेंगे यहां से, जोड़ने के पश्चात जोड़ने के पश्चात प्रथम चालक पर आवेश, प्रथम चालक पर, पहला चालक कौन सा है, A है, उस पर विभव आवेश परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है। परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है। तो Q1 डैश इक्वल टू सेम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला है, CV भाई, Q इक्वल टू क्या है, CV है। धारिता परिवर्तित नहीं हुई है, तो पहले ही भी धारिता C1 थी, जोड़ने के पश्चात भी धारिता कैसी है, वो C1 है। धारिता यहाँ पर आप कांस्टेंट मान सकते हैं। परिवर्तन किन चीजों का हो रहा है, V का हो रहा है, आवेशों का हो रहा है।
यानी वोल्टेज परिवर्तित हो रहा है और उनका आवेश परिवर्तित हो रहा है। तो सूत्र हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू C1 V1 V ओनली V, क्योंकि जोड़ने के पश्चात आप आवेश ज्ञात कर रहे हैं। तो जोड़ने के पश्चात पहले चालक पर उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके स्थान पर केवल V ही रहेगा, इसके स्थान पर V1 आप नहीं करेंगे। तथा जोड़ने के पश्चात दूसरे चालक पर दूसरे चालक B पर आवेश क्या हो जाएगा वो देखते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे, Q2 डैश इक्वल टू C2V हो जाता है। अब दोनों का यहाँ पर आप अनुपात ज्ञात करेंगे। आवेशों का अनुपात, और कौन सा अनुपात आप ज्ञात कर रहे हैं कि जोड़ने के पश्चात, यानी दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात दोनों का अनुपात आप यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। दोनों को अनुपात ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश Q2 डैश इक्वल टू, अब देखिए Q1 डैश की वैल्यू ऊपर रखेंगे अर्थात C1V अपॉन C2V अपॉन C2V ये हो जाता है। कुछ यहाँ पर कटेगा, जो कटेगा उसको काटेंगे तो यहाँ V से V कटेगा और जो बचा उसको लिखेंगे। बच रहा है यहाँ पर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू, ऊपर क्या बच रहा है C1 और नीचे बच रहा है C1 अपॉन C2। अब इस लाइन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, अर्थात C1 अपॉन C2 के अनुपात में होता है, अर्थात धारिताएं ही जिम्मेदार होती हैं। ये हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे, जब हम उन चालकों को तार से जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात पहले चालक से कितना आवेश दूसरे चालक पर स्थानांतरित हुआ, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा अब हम ज्ञात करेंगे। अर्थात चलिए यही देख लीजिए, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक आवेश माइनस अंतिम आवेश, प्रारंभिक आवेश माइनस अंतिम आवेश हमको करना होगा। प्रारंभिक आवेश पहले चालक के लिए अगर हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Q1 माइनस Q1 डैश, क्योंकि जोड़ने के पश्चात उसका आवेश कितना हो जाता है Q1 डैश ये हो जाता है। और प्रारंभ में जो आवेश था पहले चालक पर वो Q1 था, क्या था Q1, तो Q1 माइनस Q1 डैश आप इसको करेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वो है C1V1 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम Q1 डैश की वैल्यू रखेंगे। Q1 डैश की वैल्यू कितनी है C1V। अब समीकरण 1 में उभयनिष्ठ विभव का मान आपने ज्ञात कर रखा है, यानी V की वैल्यू आपने पहले ही ज्ञात कर रखी है। इस वैल्यू को समीकरण 1 से यहाँ रखेंगे
अर्थात लिखेंगे थ्योरेम समीकरण 1 से v का मान रखने पर यदि रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा देखते हैं। अब मैं इसको यहां कर देता हूं, काफी जगह अभी बची हुई है बोर्ड पर। चलिए यहां पर देख लीजिए, इसको हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू C1 V1 माइनस और C1 V और V की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर योग करने वाले हैं। V की ये वाली वैल्यू क्या है, C1 V1। अब ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा लेंगे, हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट ये हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां से इसमें C1 है, C1 हमको पहले कॉमन करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी C1 है और यहाँ पर भी C1 है। अब चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान आया तो हम इसको यहाँ पर भी हम कॉमन कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा देख लीजिए, इसी के अनुसार हम यहाँ पर कॉमन करते हैं। इसी के अनुसार तो C1 हमने कॉमन किया, अंदर क्या बचा V1 माइनस V बचेगा और V की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, अर्थात हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी यदि हम C1 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा C1 बड़े ब्रैकेट में, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे C1 V1 हो जाएगा, ये C1 V1 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए और क्या हो जाएगा C2 V1। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा C1 V1 माइनस का C1 V1 और माइनस का C2 V2 माइनस का C2 V2 अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा C1 प्लस C2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब कुछ कटेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये C1 V1 प्लस का है, ये C1 V1 माइनस का है, तो क्या करेंगे इसको हम काट देंगे और जो बचा उसको लिखेंगे। बचेगा हमारे पास में, अब हमको आवश्यकता है स्थान की, तो हम बोर्ड को साफ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूरा बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी बड़ा आर्टिकल ये हो चुका है। इस तरह से देखिए, और जहाँ से आपको समझ में नहीं आता है वीडियो को रोककर आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, आई होप आपने पूरा बोर्ड देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इन सबको साफ कर देता हूँ। समीकरण 1 हमने बना ली है, जो कि उभयनिष्ठ विभव की है। उभयनिष्ठ विभव की आवश्यकता हमको बाद में पड़ेगी, लेकिन हम लिख लेंगे यहीं से, क्योंकि याद तो हमने कर ली है, बुक में देखकर हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को।
मैं सबको साफ कर देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये हम क्या कर रहे थे, Q1 माइनस Q1 डैश कर रहे थे, यानी Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू हम कर रहे थे, तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, C2 V1 और ये C1 भी चल रहा है ब्रैकेट में, C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है। लेकिन ऊपर वाली जो हमने लिखी है इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो चीज कॉमन है उसको हम कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन है यहाँ पर C2 और यहाँ पर भी C2, तो इसको हम कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं और हमको प्राप्त होगा Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। केवल ये ही वैल्यू हमको प्राप्त होगी। स्थानांतरित आवेश की यही मात्रा हमको प्राप्त होती है। जब हम उन चालकों को जोड़ देते हैं तो पहले चालक से दूसरे चालक पर C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 पूरे के अपॉन में C1 प्लस C2 आवेश स्थानांतरित होता है। अब हम ज्ञात करेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास या हानि। एक चीज यहाँ पर हम समझेंगे, जब हम किन्हीं भी दो चालकों को जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं, उनके विभव अलग अलग हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के पश्चात उनमें ऊर्जाओं की हानि भी होती है। ऊर्जाओं की हानि होने के पश्चात विभव परिवर्तित होकर उद्यनिष्ठ हो जाता है, यानी कोमल हो जाता है, और आवेश की मात्रा भी प्रवाहित होती है। आवेश की मात्रा प्रवाहित होने के पश्चात पहले चालक पर, यानी जिस पर आवेश की मात्रा अधिक है उससे कम वाले चालक पर आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, इसी टॉपिक का ये भाग है। आवेशों आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ध्यान देंगे, जोड़ने से पहले जो जो चालक हम प्रयोग कर रहे हैं उन चालकों में स्थिर वैल्यू तो स्थितिज ऊर्जा है दोनों ही चालकों में, तो यहाँ पर हम मान लेंगे हमारा जोड़ने से पहले चालक A की स्थितिज ऊर्जा U1 तथा जोड़ने से पहले दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा U2 है।
तब पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू सूत्र है 1/2 CV स्क्वायर U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर की सूत्र है, क्योंकि पिछले आर्टिकल में हमने यही सिद्ध किया था कि इक्वल टू CV का प्रयोग करते हुए, और हम को बहुत सारे सूत्र प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर हम केवल यही सूत्र प्रयोग करने वाले हैं C और V के पदों में, क्योंकि C और V की ही यहाँ पर बात चल रही है। तो C और V के पदों में जो सूत्र है ऊर्जा का वो होता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। प्रथम चालक के लिए इसको करेंगे तो हो जाएगा U1 इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। और दूसरे चालक के लिए हम इसको करेंगे तो हो जाएगा U2 इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये हो जाता है। यानी जोड़ने से पहले दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जाएं अलग अलग हैं। जब आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य दोनों चालकों के आवेश की कुल मात्रा वही रहती है, परंतु उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। चालकों को जोड़ने से पहले हमने दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जाएं ज्ञात कर ली हैं। अब जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा डैश लगाएंगे। सूत्र है U इक्वल टू U1 प्लस U2, दोनों को जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। हो जाएगा U1 की वैल्यू है 1/2 C1 V1 स्क्वायर और U2 की वैल्यू है 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। जो चीज कॉमन कर है उसको कॉमन कर लेंगे, जो अंदर रहेगी ब्रैकेट में उसको हम अंदर लिख लेंगे। हो जाएगा U इक्वल टू 1/2, ये कॉमन हो गया, अंदर बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। यानी जोड़ने से पहले उनकी स्थितिज ऊर्जा ये उत्पन्न होती है। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, क्योंकि आगे आकर हमको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता कितनी हो जाती है, दोनों की C1 प्लस C2 हो जाती है तथा उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, कॉमन विभव, जो कि जोड़ने से पहले दोनों चालकों पर क्या था, V1 और V2 था। लेकिन जब हम उनको जोड़ देंगे चालकों को तो जोड़ने के पश्चात दोनों पर उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होने के पश्चात यह U डैश हो जाती है। तब U डैश इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश, क्योंकि जैसे हमने जोड़ने से पहले दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा को जोड़ा था और जोड़ने के पश्चात भी हम दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा को जोड़ लेंगे। जोड़ने के पश्चात जो धारिताएं हैं वो कितनी हो जाती है, C1 धारिताएं तो सेम रहती है तो C1 ही हम लिखेंगे 1/2 C1 V स्क्वायर। विभव क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, यानी कॉमन विभव V हो जाता है दोनों ही चालकों पर, प्लस 1/2 C2
वी स्क्वायर। अब यहाँ से जो चीज कॉमन है हम कॉमन करेंगे। यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है 1/2, इस तरफ से कॉमन हो रहा है, अंदर बचेगा c1 प्लस c2 और इधर से हमने क्या कॉमन किया v कॉमन किया और इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है। तो कुछ इस तरह से ये सूत्र हो जाता है। ये u डैश की वैल्यू आप ज्ञात कर रहे हैं, यानी जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा आपने ज्ञात कर ली। इसी को समीकरण अभिमत मानिए। अब क्या है उभयनिष्ठ विभव v है, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से v का मान रखने पर v का मान रखने पर यदि रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। v की जो वैल्यू है उभयनिष्ठ विभव है उसकी वैल्यू है c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2, समीकरण 1 के अनुसार रखेंगे यहाँ पर तो हमको प्राप्त होगा u डैश इक्वल टू 1/2 c1 प्लस c2 ब्रैकेट बंद और आगे हम उभयनिष्ठ विभव v की वैल्यू रखेंगे जो है c1v1 प्लस c2v2 अपोन में c1 प्लस c2, ये को हो जाएगा कुछ इस तरह से। और क्योंकि इस राशि का स्क्वायर है, v का क्या है स्क्वायर है, तो इस पूरे में हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, पूरे पर स्क्वायर हम लगा देंगे। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी और इसी को ही हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी ज्ञात की है आपने, u इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर आपने प्राप्त की है गणना करने के पश्चात। और दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात जो उनकी स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाती है u डैश इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर c1 प्लस c2 बड़े ब्रैकेट के अंदर c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा अलग है और ये ऊर्जा अलग हमको प्राप्त हो रही है। अब ऊर्जा हानि हम ज्ञात कर रहे हैं तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में से घटाएंगे। ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 यदि हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। समीकरण 2 में है u और समीकरण 3 में है u डैश, तो हो जाएगा u माइनस u डैश इक्वल टू u1 की u की वैल्यू पहले लिखेंगे, u डैश की वैल्यू बाद में, यानी 1/2 ब्रैकेट के अंदर c1v1 स्क्वायर c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर। ये तो आपने u की वैल्यू रख दी है, अब ब्रैकेट बंद और माइनस का चिन्ह, माइनस कौन सा ये वाला। अब हम क्या करेंगे u2 की u डैश की वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू है 1/2 ब्रैकेट में c1 प्लस c2 ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट है ये और बड़े ब्रैकेट में क्या है c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर, ये प्राप्त होता है।
अब देखिए दोनों ही राशियों में क्या चीज कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन कर सकते हैं। अब हमको स्थान की आवश्यकता है, थोड़ा हम साफ कर लेते हैं इसको। इस पूरे को ही हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन में, हो जाएगा u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद और अगले ब्रैकेट में क्या है C1V1 प्लस C2V2 पूरे के बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये राशि चल रही है कुछ इस तरह से। ये हमको इतनी बड़ी लाइन प्राप्त होती है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे अब। अब देखिए कुछ यहाँ से कॉमन हम कर सकते हैं। क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पर, हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं। यहाँ 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, इसको हम कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको C1 प्लस C2 करते हैं तो अंदर बचेगा V1 प्लस V2 जो कि गलत हो जाएगा। हम यहाँ से C1 प्लस C2 को कॉमन नहीं करेंगे। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, नीचे जो C1 प्लस C2 चल रहा है इसका क्या है होल स्क्वायर है। इसका क्या है होल स्क्वायर है। आप इस राशि को दो भागों में अलग अलग करके लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये राशि हो जाएगी, या करके u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2। चलो कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के पश्चात क्या बचेगा यहाँ पर, यहां पर बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। अब नीचे तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि इसके अपॉन में कुछ है ही नहीं। माइनस 1/2 कॉमन होकर बाहर गया, यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 और यहाँ पर क्या बच रहा है। अब देखिए मैं इसको छोटे ब्रैकेट में करके लिख सकता हूँ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे C1 प्लस C2। अब देखिए C1 प्लस C2 का भी तो होल स्क्वायर था, मैं इसको दो अलग अलग ब्रैकेट्स में तोड़ के लिख रहा हूँ। C1 प्लस C2 एक यहाँ पे आ गया
दूसरा C1 प्लस C2 एक यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अगली राशि हमको उत्पन्न करनी है। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कटेगा, ये C1 प्लस C2 है, माइनस का नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर है, ओके। इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट किसमें है, माइनस में चल रहा है। इसको हम इस तरह से भी ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। अब यदि हम इस माइनस चिन्ह को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा होगी, यानी C1 C2 की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, अर्थात u माइनस u डैश इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा केवल C1 प्लस C2, ब्रैकेट में है ये भी, और आगे क्या बचेगा, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे क्या बचेगा, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए, मैं इस C1 प्लस C2 को इस दो की मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, क्योंकि 1/2 क्या है, ये सभी के साथ में है, कॉमन करके हमने बाद निकाला था, तो ये सभी के साथ में है। और ये जो है C1 प्लस C2 अपॉन में है, ये सबके अपॉन में है, सबके जितनी भी राशियां लिखी हुई है इसके ऊपर, ये सबके डाउन में है। तो मैं इसको दो के गुणा में करके लिख लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा आगे, क्योंकि अब ये और ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये हो जाएगा u माइनस u डैश इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, मैं कर लेता हूं इसको, नो प्रॉब्लम, अब भी सेम ही बात है, और जो बचेगा मैं उसको आगे करके लिख देता हूं। और साथ के साथ हम क्या काम करेंगे, ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको हम ओपन भी कर लेंगे, तो ये राशि कुछ और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और जितने भी ब्रैकेट्स हमारे पास में है, इन सबको हम ओपन करते हुए चले जाएंगे।
गुणा हो रही है तो गुणा करेंगे, भाग हो रही है तो भाग करेंगे। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट के नीचे क्या है, C1 प्लस C2 है, ये यहाँ पे आ गई राशि, ये बच रही है हमारे पास में। तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो सब ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट तो सब, लेकिन ये चीज तो कॉमन है तो हमको एक और ब्रैकेट यहाँ पर लगाना होगा। C1V1 स्क्वायर है, और इससे हम C1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई पुनः है C2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 C1 C2 C1 C2 V1 स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, और C2 V2 का मल्टीप्लाई C1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 C1 C2 V2 स्क्वायर, और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यानी हमने गुणा करके इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करते हुए इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होता है, सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस के 2ab ये होता है। इसको हम ओपन करेंगे और माइनस से हो रही है गुणा, माइनस से हो रही है बाहर गुणा, तो ये पूरी राशि माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली माइनस से गुणा भी कर रहा हूँ और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करते हुए मैं इसको ओपन भी कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के 2ab, तो 2a के स्थान पे C1 V1 और इसके स्थान पर C2 V2, b के स्थान ये ओपन हो चुका है और बड़ा ब्रैकेट बंद। कुछ कटेगा यहाँ पर, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको बचाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, C1 V1 स्क्वायर है, जब हम C1 से C1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राशि भी स्क्वायर हो जाएगी। C1 V1 स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाना शायद यहाँ भूल गए, प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस, ठीक है अब सही है। अब देखिए ये क्या है, C1 V1 स्क्वायर है, ये C1 V1 स्क्वायर प्लस का ये माइनस का तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए C2 V2 स्क्वायर देख लीजिए, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का है, तो क्या होगा, ये राशि भी कैंसिल हो जाएगी। अब कुछ नहीं कटने वाला है, और जब नहीं कटने वाला है तो उसको हम आगे लिख लेंगे, हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ये तो चल रहा है और चलता ही रहेगा। और क्या बच रहा है यहाँ से, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 V2 C1 C2 V2 स्क्वायर, लिख लेंगे इसको हम C1 C2 V1 स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाइए, और C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब देखिए ये राशियां तो कट चुकी हैं, 1 2 3 और ये 4 राशि कट चुकी हैं। बचा आपके पास कौन सा, ये राशि माइनस में है, तो -2 C1 V1 इंटू C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, केवल इतना ही बचेगा, 2C1 इंटू C2 V2 ही आपको बचेगा। कुछ इस तरह से ये राशि हो जाती है।
सभी राशियों में क्या है, C1 C2 है, इसको हम कॉमन कर लेंगे। C1 C2 C1 C2 C1 और C2 इसको हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन करके हम इसको यहाँ लिख लेंगे। एक से इसका मल्टीप्लाई होगा तो केवल यही राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। अर्थात क्या प्राप्त होगा हमको, C1 C2 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद, ये राशि हमको प्राप्त हो रही है। और अंदर क्या बचेगा, C1 C2 तो कॉमन होके बाहर गया, यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर। अब C1 C2 कॉमन होके बाहर आ गया, यहाँ बचेगा V2 स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस में V2 स्क्वायर। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए। 2C1 और C2 क्योंकि ये सब गुणा में है, बाहर गए हैं, तो यहाँ बचेगा 2V1 V2, 2V1 V2 ही प्राप्त होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है। उसका प्रयोग करते हुए इसको हम ओपन कर लेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करते हुए इसको हम सोल्व करेंगे तो प्राप्त होगा u माइनस यू डैश तो चल रहा है इधर, इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, और यह क्या बच रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये राशि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। और क्योंकि ऊपर से इसका मल्टीप्लाई है तो इसको हम मल्टीप्लाई में करके ऊपर लिख देंगे कुछ इस तरह से, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करते हुए हमने इसको क्लोज कर दिया, तो यही राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। अब हम और ज्यादा आगे इसको नहीं कर सकते हैं, केवल इसी व्यंजक से हम समझेंगे। देख लीजिए धारिताएं जो है, दोनों चालकों की धारिताएं C1 और C2 है, दोनों ही धनात्मक है। दोनों ही कैसी है, धनात्मक है। यहाँ पे भी धनात्मक है, यहाँ पे भी धनात्मक है, और नीचे अगर हम देखते हैं तो ये भी धनात्मक राशि ही प्राप्त हो रही है। प्लस के बीच में तो ये धनात्मक राशि प्राप्त हो रही है। किसी भी भिन्न में दो भाग होते हैं, पहला होता है अंश और नीचे वाला होता है अंश, सॉरी हर, अंश और हर। ये राशियां अंश और हर के संयोग से भिन्न बनती है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें जो अंश है उसमें C1 C2 ब्रैकेट के अंदर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2C1 प्लस C2 प्राप्त हो रहा है। तो अंश में अगर हम देखें तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर है। भले ही V1 की वैल्यू V2 से कम रहे, यानी V1 की वैल्यू V2 से कम रहे, तब भी यह राशि स्क्वायर होने के पश्चात, यह राशि स्क्वायर होने के पश्चात धनात्मक ही प्राप्त होती है। क्योंकि माइनस से अगर आप माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये राशि अगर ऋणात्मक भी है तब भी स्क्वायर होने के पश्चात धनात्मक ही प्राप्त होगी। सीधा सा इसका ये मतलब हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, धारिताएं जुड़ रही हैं, नीचे धारिताएं जुड़ रही हैं। जुड़ने का मतलब है जो हर है, इस भिन्न का हर, वो ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जब ज्यादा से ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल भी कम ही प्राप्त होगा, कम ही प्राप्त होगा।
वो इतना कम प्राप्त होगा जिससे जो U है यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा उससे कम प्राप्त होगा, उससे भी कम प्राप्त होगा। अतः सिद्ध होता है कि चालकों के पुनर्वितरण पर या आवेशों के पुनर्वितरण पर सदैव ऊर्जा कम होती है या ऊर्जा ह्रास होता है या ऊर्जा की हानि होती है। इसका कारण यह है कि पुनर्वितरण में आवेश दोनों चालकों को जोड़ने वाले तार से होकर बहता है, जिसके कारण तार गर्म हो जाता है, यानी यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है यानी खर्च होती है। यहाँ पर ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। ऊर्जा यदि नष्ट होगी तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब देखिए, क्योंकि दोनों तारों से होकर बह रहा करंट, चालक देख लीजिए, ये प्रथम चालक है A और ये दूसरा चालक है B। आकार कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर धारिता C1 है, यहाँ पर धारिता C2 है। दोनों चालकों की अलग अलग धारिता है। इनको यदि हम जोड़ देते हैं, डायरेक्टली जोड़ दीजिए, घुमा फिरा के तार मत लगाओ, डायरेक्टली इसको जोड़ दो। जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस जिसका भी वोल्टेज ज्यादा है या जिसका भी आवेश ज्यादा है उससे कम वाले आवेश की तरफ आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। धारिताएं भी C1 प्लस C2 हो जाती हैं, संयुक्त धारिताएं बनती है। जोड़ने के पश्चात जो विभव है इसका भी क्या हो जाता है, V हो जाता है और इसका भी V हो जाता है, क्योंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश प्रवाहित तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों पर विभव बराबर ना हो जाए, विभव बराबर ना हो जाए, तब तक ये स्थानांतरित होता रहेगा। इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं और उत्पन्न होने वाले विभव को उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, मान लीजिए अगर Q1 की वैल्यू Q2 से अधिक है, Q1 की वैल्यू Q2 से अधिक है और Q1 क्या है, पहले चालक पर आवेश, और Q2 क्या है, दूसरे चालक पर आवेश है। Q1 पहले चालक पर आवेश है और Q2 दूसरे चालक पर आवेश है। तो उस कंडीशन में पहले चालक से आवेश की मात्रा दूसरे चालक में ट्रांसफर होगी, और जब आवेश ट्रांसफर होगा ये तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों पर विभव बराबर ना हो जाए, यानी संतुलन ना हो जाए दोनों चालकों में। और जब ऐसा होगा तो कुछ कार्य किया जाएगा। यह कार्य ऊष्मा के रूप में तार में संचित हो जाता है, जिसके कारण जुड़ने वाला तार गर्म हो जाता है, जुड़ने वाला तार गर्म हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये भी होगा कि जो प्रारंभिक ऊर्जा थी उस, जब हम दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, क्षण भर के लिए ही सही जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ऊर्जा की हानि सदैव होती है। जब दो चालकों को जोड़ते हैं तो चट की आवाज आती है, आपने देखा होगा जब हम दो तारों को परस्पर करते हैं, स्पर्श कराते हैं तो चट की आवाज आती है, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यह ऊर्जा किस किस में खर्च हो रही है, एक तो ऊष्मा के रूप में खर्च हो रही है, ऊष्मा के रूप में खर्च हो रही है, और कभी कभी क्या है कि चिंगारी भी उत्पन्न होती है। जब आप किसी भी चालक तार को दूसरे तार से कनेक्ट करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो क्या होता है, वहां पर प्रकाश भी उत्पन्न होता है, तो प्रकाश के रूप में। और जब आप टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो एक ध्वनि भी उत्पन्न होती है, तो ध्वनि के रूप में यह ऊर्जा कम हो जाती है, यानी ऊर्जा हानि होती है। तो तीन प्रकार से ऊर्जा हानि यहाँ पर हो सकती है। कभी कभी ऊर्जा प्रकाश, चिंगारी, ध्वनि इत्यादि के रूप में भी क्षय होती है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, जो कि तीन रूप में हो सकती है। पहला ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और ध्वनि के रूप में यह ऊर्जा हानि उत्पन्न होती है। यहाँ पर आकर यह टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बड़ा आर्टिकल ये था।
आई होप आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी टॉपिक्स आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। थैंक यू।